हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जो है राजपूत काल के बारे में पढ़ रहे हैं और राजपूत काल से रिलेटेड यह दूसरा वीडियो है। इसका पार्ट 1 जो है पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो जिन दोस्तों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो राजपूत काल को बेहतर तरीके से समझने के लिए ज़रूरी ये होगा कि आप लोग इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लें। तो राजपूत काल में आगे बढ़ने से पहले, यानी राजपूत काल को आगे जानने से पहले, हम लोग जो इसके पिछली क्लास में हमने राजपूत काल से संबंधित क्या बातें की थी, क्या पढ़ा था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। तो हमने पिछली क्लास में देखा था दोस्तों कि इसकी उत्पत्ति के संबंध में जो यानी धारणाएं हैं अलग अलग इतिहासकारों के बीच जो है उसके संबंध में जो है बहुत मतभेद मिलता है। तो किंतु फिर भी जो प्रमुख धारणाएं थी, जो इतिहासकारों के द्वारा मत दिए गए थे, जिनसे एग्जाम्स में प्रश्न बनते हैं, तो हमने जो है कुल मिलाकर उन मतों के बारे में जाना था। फिर हमने इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में जाना था, यानी कि भारतीय भौगोलिक स्थिति उस समय इन राजाओं की, इन जो शासकों की, इन वंशों की कहाँ थी, इसके बारे में हमने जाना था। आज स्पेशली हम लोग इस वीडियो में जो राजपूतों की जो अलग अलग शाखाएं हुई, जो अलग अलग कुल, अलग अलग वंश, जिनका शासन अलग अलग क्षेत्रों में चल रहा था, उनके बारे में हम लोग जो है आज इस वीडियो में, इस क्लास में जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। तो ये जो राजपूत काल है दोस्तों, इस राजपूत काल का जो टाइम पीरियड है वो आपका 7 से 12 के आसपास माना जाता है। कहीं कहीं जो है 8 से 12 भी माना जाता है। आज जो हम लोग इस राजपूत काल के जो गुर्जर प्रतिहार वंश रहता है, जो कि जिसका जो क्षेत्र है आपका, ये गुजरात और दक्षिणी राजस्थान, यानी दक्षिण पश्चिम राजस्थान का जो ये क्षेत्र रहता है, ये गुर्जर प्रतिहारों का क्षेत्र रहता है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो है गढ़वाल वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसे कि राठौर वंश भी कहा जाता है। और इनका जो क्षेत्र विस्तार है, यह कन्नौज का जो ये क्षेत्र है, ये कन्नौज के क्षेत्र में इनका शासन चल रहा था। ये गहरवाल वंश का शासन, यानी शासन का यह क्षेत्र है कन्नौज का, यानी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है वह कन्नौज का क्षेत्र माना जाता है। तो आइए हम लोग जो है सबसे पहले गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश है, इसका संस्थापक जो हरिश्चंद्र को माना जाता है। कई कई पुस्तकों में जो है हरिश्चंद्र को माना गया, लेकिन अधिकतर पुस्तकों में जो है इसका वास्तविक संस्थापक जो नागभट्ट प्रथम को माना गया है। दोस्तों, जब गुप्त साम्राज्य का पतन होता है, मीन्स गुप्त साम्राज्य जो है वह अंतिम जो है विस्तृत एकीकृत साम्राज्य रहता है, जिसका संपूर्ण भारत पर शासन चल रहा होता है। किंतु गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात एक वर्धन वंश आता है, जिसका हर्षवर्धन ही एक अंतिम शासक रहता है, जिसका कि लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर उसका शासन रहता है। किंतु वर्धन वंश का जो हर्षवर्धन रहता है, उसकी मृत्यु 550 ईस्वी के आसपास होती है, यानी लगभग 6ठी शताब्दी के मध्य जो है इस हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। उसके पश्चात क्या होता है कि अलग अलग क्षेत्रों में जो है जो सामंती राजा थे वो जो है स्वतंत्र अपना अस्तित्व कायम करने लगते हैं, यानी वो स्वतंत्र होने लगते हैं और वो अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने लगते हैं। उन्हीं में जो है यह एक हरिश्चंद्र रहते हैं, जो हरिश्चंद्र जो है इस गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालते हैं, स्थापना करते हैं। तो ये हरिश्चंद्र जो है बहुत छोटे से पैमाने पर, बहुत छोटे से रूप में जो है इस गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना करते हैं। किंतु उसका जो है वास्तविक संस्थापक जो है नागभट्ट प्रथम रहता है। जब यह नागभट्ट प्रथम शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह जो है अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार करने का प्रयास करता है। और इसके शासनकाल में ही जो है जो गुर्जर प्रतिहारों का जो यह क्षेत्र रहता है, इस क्षेत्र का विस्तार होता है। और इसका जो शासनकाल है वह 730 से 756 के आसपास माना जाता है। दोस्तों, एक खास बात और बताना मैं भूल गई कि ये जो
प्रतिहार वंश के शासक रहते हैं, यानी गुर्जर प्रतिहार, कहीं कहीं से इसे गुर्जर भी कहा जाता है, कहीं कहीं जो इसे प्रतिहार भी कहा जाता है, और कहीं कहीं इसे गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। यानी एक ही नाम है, गुर्जर कहिए, प्रतिहार कहिए या गुर्जर प्रतिहार कहिए। तो एग्जाम्स में प्रश्न आने पर कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। तो दोस्तों ये जो गुर्जर प्रतिहार वंश के जो शासक रहते वे स्वयं को जो है लक्ष्मण के वंशज मानते हैं। यानी उनके द्वारा जो भी अभिलेख ताम्रपत्र जारी किए गए उनमें जो है उन्होंने खुद को जो है लक्ष्मण का वंशज बताया है। मीन्स जो राम जी के भाई रहते हैं लक्ष्मण, वो जो है राम जी के द्वारपाल के रूप में, अंगरक्षक के रूप में जो हमेशा वो तैनात रहते थे, खड़े रहते थे, यानी उनकी सुरक्षा के लिए जो हमेशा वो हाजिर रहते थे। तो वो जो लक्ष्मण जो राम जी का द्वारपाल के रूप में जो कार्यरत रहते थे, तो ये लोग जो है खुद को इन्हीं लक्ष्मण जी के जो है वंशज मानते हैं। यानी ये लोग जो है यानी लक्ष्मण जी का वंशज के रूप में खुद को प्रेजेंट करते हैं। तो ये इनके गुर्जर प्रतिहारों की संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो इसका हम लोग अब आते हैं इसके वास्तविक संस्थापक की। तो ये जो नागभट्ट प्रथम है यह इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि इसके साम्राज्य इसके शासनकाल में ही जो साम्राज्य का अधिक विस्तार होता है। और इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता रहती है अरबों का आक्रमण। दोस्तों जिस समय इसका राजपूतों का शासनकाल चल रहा होता है उसी समय जो है आपका अरब में जो है इस्लाम धर्म का उदय होता है। और वहाँ जब इस्लाम धर्म का उदय होता है तो इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए जो है वहाँ से विभिन्न शासक जो है वो भारत पर आक्रमण करते हैं। तो उस समय जो मोहम्मद बिन कासिम का जब यहाँ सिंध प्रांत पर अधिकार हो जाता है, तो इस प्रांत पर अधिकार करने के बाद वह क्या करता है, गुजरात के क्षेत्र में घुसने का प्रयास करता है। तो उस वक्त जो ये नागभट्ट प्रथम जो है वहाँ का शासक रहता है, और ये नागभट्ट प्रथम जो है उसके आक्रमण को यानी रोक देता है। तो जब तक ये नागभट्ट प्रथम वहाँ का शासक रहता है तो यह जो है क्या करता है कि अरबों के आक्रमण को रोक के रखता है। इस वजह से जो है इसे दक्षिण पश्चिम का यानी प्रतिहारों को जो है दक्षिण पश्चिम का द्वारपाल कहा जाता है। मीन्स ये लोग जो लक्ष्मण का वंशज खुद को मानते थे, तो इस चीज़ को जो है ये यहाँ की सुरक्षा के रूप में साबित करते हैं। तो ये इसके समय की यानी इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता यही रहती है कि यह अपने साम्राज्य का सबसे अधिक विस्तार करता है। शासन माने के पश्चात इसके समय जो है यह अरबों का आक्रमण होता है। उसके बाद वत्सराज आते हैं, और इसका जो शासनकाल है यह 783 से 795 माना जाता है। इनके यानी कि नागभट्ट प्रथम के बाद इसके दो भतीजे आते हैं शासन करने के लिए, और उसका एक भतीजा जो उसी का ये पुत्र रहता है वत्सराज। और ये वत्सराज के शासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता रहती है त्रिपक्षीय संघर्ष। ये भी दोस्तों बहुत ही यानी कि शौर्यवान पराक्रमी शासक रहता है। यह भी अपने साम्राज्य का बहुत अधिक विस्तार करता है, किंतु इसके समय की सबसे बड़ी विशेषता या महत्वपूर्ण घटना कही है यह त्रिपक्षीय संघर्ष। हमने कनौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष वाले वीडियोज़ में देखा था कि किस प्रकार जो है जो आपका राष्ट्रकूट वंश का ध्रुव, पाल वंश का धर्मपाल और जो है इस यानी प्रतिहार वंश का जो ये वत्सराज के बीच जो है कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होता है इस कन्नौज के लिए। तो वहाँ हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात क्या होता है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज रहती है, तो उसके मृत्यु के पश्चात ये कन्नौज जो बहुत समृद्ध और शक्तिशाली क्षेत्र रहता है, तो इसके लिए क्या होता है जो ये पश्चिम का ये शासक रहता है प्रतिहार, यहाँ बंगाल पाल वंश का शासन चलता है, दक्षिण में जो है ध्रुव जो कि राष्ट्रकूटों का शासन चलता है। तो ये तीनों जो है आपस में यानी उस पर कनौज पर शासन के लिए जो युद्ध करते हैं, और इस युद्ध की जो शुरुआत है इस वत्सराज के द्वारा की जाती है। यानी कि उस समय जो है इस गढ़वाल वंश, इस कनौज पर जो है आयुध वंश का शासन चल रहा होता है, आयुध वंश, और इसका जो शासक रहता है उस समय इंद्रायुध रहता है, इंद्रायुध। तो ये क्या करता है, ये जो वत्सराज है यह इस पर आक्रमण करता है, इसे हरा देता है,
और उसके पश्चात क्या करता है, इस पर शासन स्थापित कर लेता है कनौज पर। तो जब पाल वंश का धर्मपाल को पता चलता है तो वो क्या करता है, इस वत्सराज पर जो है आक्रमण कर देता है। और जो है उसके बाद ये दक्षिण से आपका ध्रुव जाता है, और ध्रुव जो है उन दोनों को हराकर यानी वत्सराज को भी हराता है, धर्मपाल को भी हराता है और इस कनौज पर शासन कर लेता है। मीन्स इस त्रिपक्षीय संघर्ष का जो आरंभ है इस वत्सराज के द्वारा किया जाता है। अब इसका अगले शासक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका अगला शासक जो रहता है वह नागभट्ट द्वितीय रहता है, और ये नागभट्ट द्वितीय का जो शासनकाल है ये 795 से 833 के आसपास इसका शासनकाल रहता है। और इसके समय की जो यानी इसके शासनकाल की विशेषता रहती है कि इसके समय जो है गोविंद तृतीय का आक्रमण होता है। दोस्तों ये गोविंद तृतीय जो है राष्ट्रकूट का शासक रहता है, और ये भी जो है यानी कि ये नागभट्ट द्वितीय भी जो है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। दोस्तों इस त्रिपक्षीय संघर्ष की अगर हम लोग बात करें तो ये किसी एक दो शासक या एक दो साल नहीं चला, बल्कि ये कई पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इस कनौज के लिए संघर्ष चला। यानी ये तीनों शासक यानी इस कनौज के संघर्ष को आरंभ तो किया गया वत्सराज, ध्रुव और आपका धर्मपाल के द्वारा, किंतु इन तीनों राजवंशों के बीच पीढ़ी दर जो पीढ़ी है इस युद्ध में जो है भाग लेते गए। तो ये जब शासक बनता है नागभट्ट द्वितीय तो ये भी है इस त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेता है। हाँ, उस समय ये गोविंद तृतीय जो है इस राष्ट्रकूट यानी दक्षिण भारत का जो राष्ट्रकूट राजवंश रहता है जिसका ध्रुव प्रथम शासक था यानी हराने वाला इस कनौज के संघर्ष में भाग लेने वाला, तो उसी के वंशज ये रहता है गोविंद तृतीय। तो ये भी भाग लेता है और ये क्या करता है, इस नागभट्ट द्वितीय को हरा देता है। क्योंकि वत्सराज को ध्रुव हराए रहता है और यह जो बुरी तरह से इसको पराजित करता है यानी ध्रुव। तो इसकी जो आर्थिक स्थिति है इस टाइम तक इस नागभट्ट की आर्थिक स्थिति बुरी रहती है, यानी ये आर्थिक रूप से कमज़ोर रहता है। तो इस वजह से जो गोविंद तृतीय के द्वारा जो ये आसानी से हार जाता है और फिर क्या करता है कि उस पर कनौज पर जो है इस गोविंद तृतीय का शासन हो जाता है। किंतु क्या होता है कि फिर लगातार युद्धों के पश्चात क्या होता है, यानी कि ये गोविंद तृतीय जो है चूँकि यह दक्षिण का शासक रहता है तो यह उत्तर में इतनी देर रह नहीं सकता है, तो वो वापस आ जाता है यहाँ अपने राज्य राष्ट्रकूट वंश। फिर क्या करता है ये गोविंद तृतीय अपने आप को यानी कि अपने साम्राज्य को संभालता है, सुदृढ़ करता है और अपनी सेना को विस्तृत करता है, संगठित करता है और फिर से जो इस कनौज के संघर्ष के यानी कनौज के लिए संघर्ष करता है। तो वह धर्मपाल से जो है इस यानी कि कनौज को जीत लेता है। उसके पश्चात क्या करता है, राजधानी जो है वह उज्जैन से कनौज को स्थानांतरित करता है, यानी कि इसके पहले जो है इनकी राजधानी जो उज्जैन रहती है और जब कनौज पर ये कब्जा कर लेते हैं तो कनौज जो है इनकी राजधानी बन जाती है। तो इससे भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि आरंभिक राजधानी कौन सी थी और फिर बाद में कौन सी राजधानी बनी और किसके द्वारा बनाई गई। तो आरंभिक राजधानी तो उज्जैन थी और बाद में जो कनौज को राजधानी बनाई गई और वह यह जो है नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो है इससे राजधानी के रूप में मतलब चयन किया गया या स्थानांतरित किया गया। तो ये इसके शासनकाल की यानी इसके शासनकाल से संबंधित जानकारी थी। इसके शासनकाल में और एक बात होती है कि जब ये कनौज पर शासन करता है यानी कि जीत हासिल करता है और राजधानी बनाता है, उस समय क्या करता है, यह धर्मपाल जो है कनौज पर उसका शासन चल रहा होता है। एक चक्रायुध नाम के जो है सामंत को जो है ये धर्मपाल बैठा देता है यहाँ कनौज पर। जो नागभट्ट द्वितीय रहता है ये चक्रायुध का पीछा करते करते जो कनौज पर जिसका यानी धर्मपाल का शासन रहता है, तो ये चक्रायुध का जो है पीछा करते करते जो है मुंगेर जाता है। इस मुंगेर में जाकर के जो है इसे पराजित करता है, यानी धर्मपाल को उसकी राजधानी में जाकर के ही पराजित करता है। तो किसी शासक के लिए किसी अन्य शासक को उसकी राजधानी में जाके पराजित करना ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इस नागभट्ट द्वितीय के द्वारा जो है यह कार्य किया जाता है। तो ये सब इसके शासन से संबंधित प्रमुख जानकारियां हैं। अब इसका अगले शासक के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो इसका जो अगला शासक रहता है दोस्तों वह मिहिर भोज रहता है और ये मिहिर भोज जो है इस वंश का यानी गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी और सबसे पराक्रमी शासक रहता है।
इसका शासनकाल 836 से आपका 89 रहता है। और यह जो है विष्णु का उपासक रहता है, इस वजह से जो है यह आदिवराह की उपाधि धारण करता है, यानी विष्णु भगवान के ये उपासक रहते हैं, इस वजह से जो है खुद को आदिवराह की उपाधि देते हैं। और ये चूँकि इस वंश का सबसे पराक्रमी, सबसे प्रतापी शासक रहता है, इसके समय साम्राज्य जो है सबसे ज़्यादा सुदृढ़ अवस्था में रहती है, समृद्ध अवस्था में रहती है। और इसके शासनकाल की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है, यानी जिससे प्रश्न आते हैं, वह है अरब यात्री सुलेमान। यानी इसके शासनकाल के समय जो है अरब यात्री सुलेमान जो है भारत की यात्रा पे आते हैं और ये जो है इनके राज्य में भ्रमण के लिए आते हैं। तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया है कि अरब यात्री सुलेमान जो है किस राजवंश के शासनकाल में भारत आता है या किस शासक के शासनकाल में जो है वह जो है आपका यानी यहाँ गुजरात या राजस्थान के क्षेत्र का भ्रमण करता है, या प्रतिहार वंश में किस शासक के शासनकाल में वह जो है अरब यात्री सुलेमान जो है भारत आता है। तो ये आपका मिहिर भोज इसका उत्तर हो जाएगा। अब इसका अगला शासक महेंद्रपाल रहता है और इसका शासनकाल 890 से 910 ईस्वी के आसपास माना जाता है। तो ये जो महेंद्रपाल है दोस्तों, ये भी बहुत पराक्रमी, बहुत ही शौर्यवान, बहुत ही शक्तिशाली शासक रहता है। और कन्नौज की जो स्थिति है, इस कन्नौज की जो कि राजधानी रहती है, तो इस कन्नौज की स्थिति इस महेंद्रपाल के समय जो है बहुत ही उन्नत अवस्था में रहती। हालांकि कन्नौज तो है पहले से भी समृद्ध और शक्तिशाली और उन्नत अवस्था में थी, किंतु इस महेंद्रपाल के शासनकाल में जो है यह कन्नौज अपने यानी कि सबसे उन्नत अवस्था में रहती है। और ये एक अच्छा शासक, एक महान शासक, पराक्रमी शासक ही नहीं रहता, बल्कि यह कला का भी प्रेमी रहता है। और बड़े पैमाने पर जो है इसके दरबार में जो है कला को संरक्षण मिलता है, साहित्यकारों को जो है संरक्षण मिलता है इसके शासनकाल में। यानी इसके दरबार में बहुत से जो है कलाकार, साहित्यकार, कवि आदि जो है यहाँ यानी निवास करते हैं, इनके दरबार में रहते हैं। तो उन्हीं साहित्यकारों में एक ये राजशेखर है, जो कि एक उनके दरबारी कवि रहते हैं। उनके द्वारा जो है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण, भुवकोश, हरविलास आदि की रचना की जाती है। तो इस राजशेखर से भी संबंधित प्रश्न कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा एक कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा से संबंधित प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। इन पुस्तकों से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते, लेकिन ये जो दो उनकी रचना है इससे संबंधित प्रश्न आता है कि राजशेखर जो है किसका दरबारी कवि था। तो यह जो है महेंद्रपाल का दरबारी कवि था और इसकी प्रमुख रचनाएँ पूछे, जैसे कर्पूर मंजरी और काव्य मीमांसा, कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है या कर्पूर मंजरी किसकी रचना है, तो वह जो है राजशेखर की रचना है। अब इसका अंतिम शासक यशपाल रहता है, यानी इस वंश का अंतिम शासक यशपाल रहता है। तो ये है दोस्तों इस गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब जो है हम लोग जो है गहरवाल वंश के बारे में, जिसे राठौर वंश भी कहा जाता है, उसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वंश का जो संस्थापक है वह चंद्रदेव रहते हैं। और इस यानी राजपूतों की राजनीतिक विशेषता की अगर हम लोग बात करें तो इनकी राजनीतिक विशेषता ये रहती कि ये लोग जो है आपस में ही हमेशा उलझते रहते थे, इनका संघर्ष आपस में ही चलता रहता था। मीन्स ये लोग जो है बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए या उसके आक्रमण को रोकने के लिए अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर हमला करने के लिए, एक दूसरे पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए ही ये लोग जो है हमेशा लड़ते रहते थे, संघर्ष करते रहते थे। तो इन्हीं संघर्ष में क्या होता है कि यानी कि ये लोग अपने कुल यानी एक गोत्र में तो ये लोग मिल के रहते थे, किंतु अलग गोत्र के साथ इनका संघर्ष हमेशा चलता ही रहता था। तो ये जो है गहरवाल वंश जिसका शासनकाल यहाँ कन्नौज पर चल रहा होता है, तो यहाँ का एक शासक होता है जयचंद। तो हमने जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान वाले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी जब यहाँ चौहान वंश पर आक्रमण करता है, यानी कि अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पर जब आक्रमण करता है,
तो ये जो गहरवाल वंश का शासक रहता है उस समय जयचंद, ये क्या करता है कि किसी प्रकार की मदद इसे चौहान या पृथ्वीराज चौहान को नहीं करता है, बल्कि कहा जाता है कि कई पुस्तकों में यह दिया गया है कि ये जो जयचंद रहता है यही जो है मोहम्मद गौरी को आमंत्रित करता है इस पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए। तो 1192 के तराइन के दूसरे युद्ध में क्या होता है कि मोहम्मद गौरी जो है पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है। इस प्रकार क्या होता है कि चौहान जो है पराजित हो जाता है, उसकी हार हो जाती है और मृत्यु भी हो जाती है। तो उसके पश्चात क्या होता है 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, यानी जो मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को हरा करके इस अजमेर और दिल्ली के क्षेत्र पर शासन स्थापित करता है, वही जो है इस जयचंद पर भी हमला कर देता है। और इस जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है यह चंदावर का युद्ध जो है 1194 में होता है। इसके पश्चात क्या करता है मोहम्मद गौरी जो है यहाँ इस युद्ध में जीत जाता है और यह जो है आपका जयचंद हार जाता है। इस प्रकार इस पूरे क्षेत्र पर जो है मोहम्मद गौरी का शासन हो जाता है। तो यानी कि ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, एक दूसरे की मदद नहीं करते थे और इस वजह से जो है पृथ्वीराज चौहान हारा और बाद में फिर जाकर के जयचंद भी हार जाता है। और इस प्रकार जो है मोहम्मद गौरी का इस पूरे जो है क्षेत्र पर जो है उसका शासन व्यवस्था स्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार यानी कि ये लोग जो है बाहरी आक्रमणकारियों से बचने के लिए कोई उपाय नहीं करते थे, आपस में मिलते नहीं थे, मिलकर संघर्ष नहीं करते थे। इसी कारण जो है पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान के हारने के पश्चात जो है कहा जाता है कि यानी राजपूतों का जो है धीरे धीरे जो है अंत होने लगता है। दोस्तों ये जो जयचंद है इस कन्नौज का शासक, इसके बारे में यानी इसकी एक पुत्री रहती है संयोगिता। उस संयोगिता का जो विवाह है इस पृथ्वीराज चौहान के साथ होता है, यानी कि कहा जाता है कि यह एक प्रेम विवाह था। यानी संयोगिता के स्वयंवर से जो है पृथ्वीराज चौहान जो है यानी जयचंद की पुत्री को उठा जाते हैं, यानी कि अपहरण कर लेते हैं। हालांकि ये संयोगिता की मर्जी से हुआ, किंतु इन दोनों के बीच जो है इसी कारण जो है दुश्मनी वहाँ से आरंभ हो जाता है, यानी दुश्मनी पक्की हो जाती है। और इस वजह से जो है जयचंद जो है जब मोहम्मद गौरी चौहान पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करता है तो वह जो है जयचंद जो है उसकी मदद नहीं करता है, बल्कि कहा जाता है कि वह खुद ही उसे आमंत्रित यानी मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण के लिए आमंत्रित करता है। और इस प्रकार पहले चौहान हारता है, यानी पृथ्वीराज चौहान हारता है 1192 में और 1194 में जो है आपका जयचंद भी चंदावर के युद्ध में हार जाता है। इस प्रकार क्या होता है कि धीरे धीरे राजपूत वंश का अंत हो जाता है और फिर जो है अरबों का धीरे धीरे जो वर्चस्व है यानी बाहरी आक्रमणकारी जो है भारत में अपनी पैठ जमाने लगते हैं, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगते हैं। इस प्रकार फिर धीरे धीरे सल्तनत काल से गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और आगे चलकर मुगल वंशों की जो है नींव पड़ती है। इनका साम्राज्य जो है पूरे भारत पर धीरे धीरे फैल जाता है। तो इस तरह से है जो राजपूत वंश का राजपूत काल का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये थे जो गुर्जर प्रतिहार और गहरवाल वंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अगले वीडियो में जो है हम लोग राजपूतों के अन्य वंशों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए और मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।